हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस का जीके वाले पोर्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आज कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स वाला टॉपिक। एक बच्चे ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा कि मैंने एक बैच ले रखा है एंड उसमें स्टैटिक जीके वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी पूरी कंप्लीट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, वो जो आपने बैच लिया है ना, वो काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया है। उन्हें 1 मंथ या 2 मंथ ऑलरेडी हो चुके होंगे, वो लोग पढ़ा रहे होंगे या जैसे भी। वो एक टॉपिक पे 3-3 4-4 दिन देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे वन शॉट में हर चीज़ कवर करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोग का टाइम भी ना हो ऐसा वेस्ट। अगर कई बच्चे ऐसे होंगे जो सेकंड ऑप्शन भी लेके चल रहे होंगे, वो एमसीसी की भी काउंसलिंग करवाएँगे, वो एमएनएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वन शॉट में चीज़ें कवर कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ वही चीज़ आप लोगों को प्रिसाइज़ पढ़ा रही हूँ, सब चीज़ कंपाइल करके सिर्फ़ वही कंटेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जिससे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक्स्ट्रा स्टफ़ को लेके नहीं चल रही हूँ, मैं आपको वर्कशीट्स दे रही हूँ, पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेक्चर में हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अब सफिशिएंट टाइम नहीं है। हमारे पास अब 10 से 15 दिन ही रह गए हैं। जैसे ही शॉर्टलिस्ट आएगी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। उसमें शॉर्टलिस्ट आने के बाद आप लोग पूरा-पूरा कंटेंट नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जितना भी सिलेबस हम 10-15 दिन में कंप्लीट कर लें, एंड जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्ट आए उसके बाद हम मैराथन्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएँ, जिससे हमारी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो एंड हम लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है? ये फ्री यूट्यूब क्लासेस है, ये पेड बैच नहीं है। मैंने 2-2 महीने से आप लोगों की क्लासेस नहीं ली हैं। मैंने सिर्फ़ अभी आपकी मुश्किल से 6-7 दिन क्लासेस ली है। डेली की 2 चीज़ें मैं अपलोड कर रही हूँ। अपनी तरफ से मैं अपना 100% आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड आई नो आप लोगों का भी ट्रस्ट बिल्ड करने में इश्यू हो रहा होगा, बट मेरे को जितना समझ आ रहा है एंड जितना आपको एमएनएस के लिए पढ़ना सफिशिएंट है, मैं उतना प्रोवाइड आप लोगों को कर रही हूँ। एंड रही बात, आप पूछ रहे थे कि आप कोई एक्स्ट्रा बुक, तो आप लोग अरिहंत की मॉक टेस्ट की भी पूरी बुक आती है। एमएनएस बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन बुक आती है, उसमें क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत मिलेंगे। आप लोग, मैं यहाँ पे जो लेक्चर कंप्लीट करूँ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो आपको एमएनएस में देखने को मिलेंगे। एंड मैराथन्स में जो हम बीच-बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा। क्योंकि ये फ्री क्लासेस है, ये पेड क्लासेस नहीं है। मैं उन बच्चों की सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ जो कि पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। मैं सिर्फ इसलिए उनकी हेल्प करना चाह रही हूँ जिनका नीट स्कोर बहुत अच्छा है, एमएनएस में उनकी शॉर्टलिस्टिंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उन लोगों को इतना पढ़ना ज़रूरी है। एंड इसके बाद हमारी क्लासेस जब कंप्लीट होगी, मैं आपको इंटरव्यू की भी गाइडेंस थोड़ी बहुत देने वाली हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, एंड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो आप लोगों को एज़ सच कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी हम लोग बीच-बीच में से बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन रिलेटेड भी कुछ बात करूँगी, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर 5 कवर करेंगे, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहले हम कोर फ्रेमवर्क देखेंगे, जो कि है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फ्रेमवर्क। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सब कुछ कोर एकदम जड़ से हर चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के देखेंगे। हमारे भारतीय संविधान के बारे में हर एक चीज़ देखने वाले हैं, जो आपसे सीबीटी में पूछी जा सकती है। तो देखो, डेट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्ट कब किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, या जिसे हम संविधान दिवस भी बोलते हैं। कौन सी डेट है? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस भी बोलते हैं। ठीक है? डेट ऑफ कमेंसमेंट, हमने शुरुआत कब से करी थी, कमेंस कब से किया था? 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, तब हमने कमेंसमेंट की थी। शुरुआत हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो करी थी, हमने अपने संविधान की जो शुरुआत करी थी, वो हमने करी थी
26 जनवरी 1950 से। और अडॉप्ट कब किया था, अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949। आज़ाद हो गया था देश हमारा, ठीक है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, संविधान दिवस बोलते हैं। एंड रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है वो आपका 26 जनवरी 1950, क्योंकि जब से हमारा कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ था, हमने चीज़ों को शुरुआत करी थी, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बीच में टाइम टेकन टू ड्राफ्ट बनाने में टाइम कितना लगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन आप लोगों के लगे, 2 साल 11 दिन 18 महीने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे हमारे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके CBT में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, रिस्पेक्टेबल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओरिजिनल वर्सेस प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ओरिजिनल 1950 में हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल हुए थे और 22 पार्ट्स थे हमारे आर्टिकल के। और प्रेजेंट 2026 में हमारे पास कितने आर्टिकल है, 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 25 उनके हिस्से हैं। ये सब डाटा इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इससे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। हम MNS में अपना सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल पहले हमें समझना पड़ेगा होता क्या है, उसके बाद हम उसकी आगे की प्रोसेस समझेंगे, आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखो, प्रीएम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। जैसे मैं हूँ, मेरा एक स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था, उसके बिना मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी, जिसमें मेरा नेम होता था, मेरी क्लास होती थी, मेरा सेक्शन होता था एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी। तो आइडेंटिटी कार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड है जिसपे सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जो कि थे हमारे NA पालखीवाला, नेम आप लोगों को याद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट NA पालखीवाला, उन्होंने सम अप किया था कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो पूरा सम होता है हमारी कोर वैल्यूज का, हमारी वैल्यूज का और भी चीजों का। तो कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, NA पालखीवाला, जिन्होंने जोड़ के सारी चीजें बताई थी कि हमारी वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, हमारी कोर वैल्यूज आएंगी, हमारी एडिशनल जितनी भी चीजें हैं वो हमारी प्रीएम्बल में होंगी। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस के, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज करा है आपका पैटर्न, मैं क्वेश्चंस के हेल्प से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, प्रीएम्बल और उसके फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशोलॉजिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटेड टू द प्रीएम्बल। कौन सी ऐसी अमेंडमेंट थी जिसने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी इन तीनों को प्रीएम्बल में जोड़ा था। कौन कौन सी चीजें, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन चीजें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में किसने जोड़ा था, कौन सी अमेंडमेंट ने जोड़ा था, तो अमेंडमेंट थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आपके प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा था। कौन सी अमेंडमेंट ने, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीएम्बल आपका सर्व करता है इंट्रोडक्शन या आइडेंटिटी कार्ड, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, बेस्ड ऑन जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है। It has been amended only once till date by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एक बार इसका अमेंडमेंट किया गया है सिर्फ, जो कि हमारा कौन से अमेंडमेंट में है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारी 1796 में हुई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एंड ये वाला आपका डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, 3 न्यूक्लियर वर्ड्स,
3 न्यू वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशियोलॉजिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे, सोशियोलॉजिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में। की टेक वे फॉर एग्जाम, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवेरियन, सोशियोलॉजिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सारी चीजें हमारी प्रीएम्बल बताता है कि इंडिया हमारा आजाद देश है, रिपब्लिक देश है, सोशलिस्ट देश है, अकेला देश है, सेक्युलर है, किसी चीज से बंधा नहीं हुआ, सबके पास अपने राइट है, एंड सब एक सोवेरियन देश है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का अमेंडमेंट है। ठीक है, ये सब चीजें कौन बताता है? प्रीएम्बल हमारी बताती है। नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलेंगे, पार्ट 2 फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो जो आर्टिकल है उसमें से कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेफर टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला था? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को बोला था, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों बोला था इस आर्टिकल में? ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला? आर्टिकल 32 को देखो। आर्टिकल 32 गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल आपका जो 32 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक राइट हमारा बताता है कि हमें राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। अलाउइंग सिटीजन्स टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। बहुत मेजर एंड बिग आर्टिकल है जो कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत हम हमारे पास ये राइट है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे पास ये राइट है कि थ्रू आर्टिकल 32 वी हैव अ राइट टू डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट for the enforcement of the fundamental rights. Dr. B. R. Ambedkar called Article 32 the heart and soul of the Indian Constitution because without it rights are mere words on paper। देखो कितनी अच्छी बात समझा रखी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्यों बोला कि वो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों ऐसा राइट दिया कि हम लोग जाके अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर वो इस आर्टिकल को नहीं बनाते तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पे लिखा होता, कोई इसका अमेंडमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम बात करेंगे, 5 रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एंड हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के तहत। रिट्स क्या होते हैं पहले ये समझो। फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स इशूड बाय द बॉडी, जो हमारे रिटन ऑर्डर्स हैं जो हमारी बॉडी के तहत बनाए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, उनको रिट्स बोलते हैं। और 5 इंपॉर्टेंट रिट्स जो हमें जरूर जरूर पता होने चाहिए वो कौन से हैं। हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस क्या बताता है कि हमारे पास क्या है? प्रोटेक्शन है इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट। हमारे पास प्रोटेक्शन है, हम कोई भी इलीगल डिटेंशन देखने को मिले तो हमारे पास ये प्रोटेक्शन का हमारे पास एक ऐसा वो है हमारे कि हम अपने आप को इलीगल चीजों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस। सेकंड, मैंडेमस, वी कमांड, हम कमांड कर सकते हैं ऑर्डर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी को कि वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करे। हमारे पास ये राइट है, हम जाके बोल सकते हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हो। जैसे आपने अभी हमारा रिसेंट देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे जेंजीज ने प्रोटेस्ट करा। उनके पास ये राइट था कि वो डायरेक्ट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे उंगली उठा सकते हैं कि आपने ये गलती करी है एंड आपको इसके लिए अपना कोई डिसीजन देना होगा। प्रोहिबिशन, प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एस्कीडिंग ज्यूरिसडिक्शन। प्रोहिबिशन, किसी चीज को प्रिवेंट करना, लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन। सर्टी ओरारी, क्वैशेस एन इलीगल ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। ये आपको एज इट इज याद करने हैं सारी जो यहाँ पे 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू करे गए हैं। को वरेंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी चेक्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस। ये एज इट इज आपको याद करनी है। नेक्स्ट,
Which article was amended, inserted to make primary education a fundamental right under Article 21A? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसने अमेंड किया या फिर इंसर्ट किया कि प्राइमरी एजुकेशन हर किसी का फंडामेंटल राइट है? आप किसी को भी स्कूल जाने से नहीं रोक सकते, आप किसी को भी पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी को पढ़ने से रोके। जैसे कि हमारे पुराने टाइम में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अपने हिस्ट्री में पढ़े हैं कि काफ़ी लोगों को पढ़ने से भी रोका जाता था, वो हम सबको पता ही है। एंड ऐसे एक आर्टिकल बनाया गया कि आपके पास फंडामेंटल एजुकेशन का राइट होगा, आप किसी को पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो वो कौन सा आर्टिकल था? वो था 86th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने आर्टिकल 21A दिया था। डिटेल एक्सप्लेनेशन, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, इंसर्टेड आर्टिकल 21A मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एज 6 से 14 ईयर्स। मतलब कंपल्सरी आपको पढ़ना पड़ेगा ही, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी मर्जी से भी अगर सोचे कि मैं ना पढ़ूँ तो वो भी एक तरीके से इस आर्टिकल की वजह से, मतलब आप इस आर्टिकल को एक तरीके से ना बोल रहे हो कि आप अगर अपनी बेसिक एजुकेशन नहीं ले रहे हो तो। नेक्स्ट इज important आर्टिकल्स अंडर फंडामेंटल राइट्स टू रिमेंबर। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के पहले हर एक इंसान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, अंधा हो, बूढ़ा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सबके पास इक्वालिटी है। सब लोग इक्वल हैं लॉ की नजरों में। कोई भी इस बेसिस पे लॉ किसी को जज नहीं करेगा कि आपके अंदर क्या कमी है। ये हमारा आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है पेपर में, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है कि अनटचेबिलिटी के बेसिस पे कोई अगर लोअर कास्ट से है तो आप उसको क्या कर सकते हो? अबॉलिश नहीं कर सकते, आप उसकी उल्लंघना नहीं कर सकते, आप उसको किसी चीज के लिए परेशान नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 abolition of title except military and academic distinction। किसी भी टाइटल का आप अबॉलिशन नहीं कर सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डियस जॉब। ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आर्टिकल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एमएनएस की कर रहे हो, चाहे आप किसी और डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको ये वाला जो एक्ट है जो आपको चाइल्ड लेबर फैक्ट्रीज में मना किया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत ये पूछा जाता है। तो कई बार ये चीज़ें भी बेसिक पूछ लेती हैं, हम लोगों को पता होनी चाहिए। तभी मैंने बोला मैं वन शॉट में आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगी। मैं 4 चीज़ें, अब टाइम नहीं है कि एक एक सिंगल लेक्चर में हम लोग कवर करें, हम लोग एकदम पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSB पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 आर्टिकल 51A। Which article directs the state to secure a uniform civil code UCC for citizens throughout India? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पास होना चाहिए, स्टेट इस अथॉरिटी को बोलती है। एंड ये किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? ये आपका बोला गया है आर्टिकल 44 के तहत कि हर एक स्टेट को सिक्योर करना पड़ेगा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट इंडिया। मतलब DPSP, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, borrowed from the Irish constitution and are non-justiciable, cannot be enforced into the court of law। ठीक है। नेक्स्ट ये DPSB की बारे में उन्होंने बताया कि कहाँ से बोरो किया गया था, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और नॉन जस्टिसेबल है, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। एंड ये बोलता है कि स्टेट को सिक्योर करना पड़ेगा कि सबके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, हर सिटीजन के पास थ्रू आउट द इंडिया। नेक्स्ट
कि डीपीएसबी आर्टिकल फॉर एमएनएस-सीबीटी, एमएनएस-सीबीटी में इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है? आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। हर एक विलेज में आपको एक पंचायत देखने को मिलती है। ये आर्टिकल 40 के तहत बोला गया है कि हर एक गांव में उसकी एक पंचायत होगी जो डिसीजंस लेगी। आर्टिकल 44 हर एक इंसान के पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन एजुकेशन दी जाएगी उन बच्चों को जो 6 साल से कम की उम्र के हैं। आर्टिकल 48 है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे जो पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कमेटी ने इस चीज का बोला था कि ऐसे ऐसे ये होना चाहिए कि फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की जानी चाहिए, किसने बताया था? तो ये आपका बताया था स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी ने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन अ पार्ट ऑफ 4A आर्टिकल 51A बोरोड फ्रॉम द फॉर्मर यूएसएसआर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, originally 10 duties, and the 11th fundamental duty, duty of parent to educate children aged 6 to 14, was added by the 86th Amendment Act 2002। आपको मेन जो इसमें याद करने की जरूरत है, एक तो 11th वाला आपको इम्पोर्टेंट है एंड सेकंड ये स्वरण सिंह कमेटी वाला कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट पार्ट 5, इसमें इन्होंने क्या बताया था? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों हटाया जा सकता है अगर उन्होंने वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का? ये आर्टिकल के तहत बोला जा रहा है कि अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हटाती हैं, कोई गलत कुछ कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ऐसी बात है जिसको वायलेट कर देती है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच्ड कर दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब उन्हें उनकी सजा दी जाएगी या कुछ भी ऐसा किया जाएगा जिससे अगर उन्होंने वायलेट किया हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ या कोई राइट। की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ये वाले। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड सेंटेंसेस। आर्टिकल 17 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, एडवाइस कर सकते हैं। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट हमारे कंट्री को संभाल सकते हैं, सारे डिसीजंस ले सकते हैं, मेकिंग पावर में आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी एज चाहिए होती है कि अगर आपको राज्यसभा और लोकसभा का आपको मेंबर बनाया जा सकता है? मिनिमम एज है आपकी राज्यसभा के लिए 30 ईयर एंड मैक्सिमम एज एंड मिनिमम एज है आपकी लोकसभा के लिए 25 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। 30 ईयर आपकी राज्यसभा के लिए एंड 25 ईयर आपकी लोकसभा के लिए। लोकसभा लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ द पीपल, जो जनता के द्वारा बनता है। मिनिमम एज 25 ईयर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 मेंबर इसमें शामिल किए जा सकते हैं। राज्यसभा अपर हाउस होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, मिनिमम 30 ईयर एंड पार्लियामेंट बॉडी 1/3 मेंबर ऑफ रिटायर एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर की होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मिनिमम एज इनकी 35 ईयर होती है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर लोकसभा स्पीकर। मतलब ज्वाइंट सिटिंग होगी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा बुलाई जाती है, प्रिसाइडेड ओवर लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर भी होते हैं। नेक्स्ट, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस एक्ट के अंदर इंडियन हमारा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है? किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 129। क्या बताता है? आर्टिकल 124 आपका बताता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट होगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
Article 129, Supreme Court to be a court of record, its proceedings are preserved with the evidence and the power to punish for the contempt of itself. हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगी. वो पावर ऑफ हर चीज, पावर टू पनिश, वो कंटेम्प्ट टू इटसेल्फ, हर चीज उनके अंडर आती है. इन्होंने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है. किसे बोला जाता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट को. आर्टिकल 129 के तहत हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक रिकॉर्ड उनके अंडर आएगा. नेक्स्ट, आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट अ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 226, हाई कोर्ट पावर टू इशू रेट्स. जो मैंने 5 रेट्स बताए थे वो सब इशू कर सकता है. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑडिट कर सकती है एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट, यहीं से देख लो यार. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के तहत क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ऑडिटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल एंड. एक्सपेंडिचर को देख सकती है, सब कुछ पूछ सकती है स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट से सब कुछ कि आपने इस चीज़ में इतना इन्वेस्ट कैसे करा है, हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए. कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148 के तहत, जो कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस आर्टिकल को बोला जाता है 148 को. ठीक है. CAG को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल 148 के अंदर आता है, जो कि है हमारा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नोन एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स. मतलब हमारे द्वारा हमारा काम कौन करेगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, जो गवर्नमेंट से हर एक चीज का हिसाब लेगा कि आपने पब्लिक के इतने पैसे लगे हैं, इस चीज में क्या करा है. Finance Commission Article 280 recommend distribution of the tax revenues between union and state appointed every 5 years of the president. Election Commission आपका आर्टिकल 324 के अंदर आता है. एंड आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंदर आता है, जो कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया. अगर इंडिया के पास पैसों की कमी हो गई तो कौन सा आर्टिकल उस चीज से डील करेगा? वो आर्टिकल करेगा आपका 360. आर्टिकल 360 इस चीज से डील करेगा, जो कि हमें क्या बताता है? आर्टिकल 352 क्या बताता है? सबसे पहले वो देखो. नेशनल इमरजेंसी, ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये सारा नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो डील करता है हमारा आर्टिकल 352. आर्टिकल 356 हमारा प्रेसिडेंट का रूल है, जो कि स्टेट इमरजेंसी ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट 356 एक्ट करेगा. एंड 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारी होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया. अभी तक नहीं हुई है ऐसा कुछ, लेकिन आर्टिकल 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी बताता है. एंड आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कुछ समरी टेबल मैंने बोरोड फीचर्स की बताई है कि हमने क्या क्या दूसरों से कुछ बोरो किया है, वो सब मैंने एक टेबल में समझाने की कोशिश की है, तो उसको देखते हैं हम लोग. देखो, यूके और ब्रिटेन, यूके ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सारे फीचर सीखे हैं. ये सारे फीचर उनसे उधार लिया, मतलब एक तरीके से सीखे गए हैं कि हमारा पार्लियामेंट में गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, हमारी सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, हमारा कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए. यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट सीखे हैं, जुडिशियल रिव्यू सीखा है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सीखा है, एंड रिमूवल ऑफ द एससी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी सीखा है. आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जो मैंने तुम्हें समझाया था, वो सीखा है. नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू राज्यसभा सीखा है, नॉमिनेट कर सकते हैं. उसके बाद यूएसएसआर, जिसे हम रशिया बोलते हैं अब, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रीएम्बल. कनाडा से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर विद सेंटर. ऑस्ट्रेलिया से हमने कनकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सीखा है. जर्मनी वीएमआर से हमने सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी सीखा है. नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर सीखा है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा आर्टिकल 368 के अंडर आता है. समरी चेकलिस्ट ऑफ द एसेंशियल आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. आर्टिकल 1 से 4 ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल याद कर लेना.
आर्टिकल 1 से 4 तुम्हें यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में बताएगा। आर्टिकल 5 से 11 तुम्हें सिटीजनशिप के बारे में बताएगा। ऐसी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बताता है। आर्टिकल 17 तुम्हें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताता है। देखो मैं ना मार्क कर देती हूँ, जो जो तुम्हें तो याद होनी चाहिए उन्हें मार्क कर देती हूँ। एक तो तुम्हारा ये राइट टू इक्वालिटी, एक एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, एक आर्टिकल 2(1) जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, एक राइट टू एजुकेशन 21A, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। विलेज पंचायत इसमें तो ऐसा सच नहीं है, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा CAG ऑफ इंडिया, इसके बाद तुम्हारा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये वैसे ना अगर तुम याद कर सको तो सारे ही याद कर लेना, क्योंकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आर्टिकल्स में से, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये था हमारा पूरा सेशन, हमारा जनरल नॉलेज का, जितना हम लोग आर्टिकल्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझ सकते थे। मैंने आज थोड़ा चेंज किया, तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। एंड हमने आज अपने 5 पूरे दिन जितने भी थे, हमने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 10 लेक्चर्स इन 5 डेज, जिसमें हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 में ईडियम एंड फ्रेजेस, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी, देख लेना नहीं देखी तो, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे कल का ब्रेक, कल हम कोई क्लास नहीं लेंगे, कल हम दूसरी चीज करेंगे, वो मैं भी बताती हूँ। एंड उसके बाद हम लोग परसों से या एक दिन और एक्स्ट्रा हम लोग अपने फेज 2 पे जाएंगे। हमने यहाँ पे फेज 1 तो पूरा कवर कर लिया है, अब हम जाएंगे हमारे फेज 2 पे, जो कि हम कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 एंड डे 10 उसमें कवर करेंगे। जो लोग मेरे साथ कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड करते हो एंड बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। आज मैंने बैक टू बैक 3 वीडियोस बनाई हैं, एंड देन एडिटिंग करना, देन नोट्स तुम्हें भेजना, तुम्हें वर्कशीट्स भेजना, सब कुछ एक्सप्लेन करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। एंड मैं एक चीज़ और तुम लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, देखो हम कल क्या करेंगे, हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। इसमें से 50 तुम्हारे होंगे जनरल इंग्लिश के, एंड 50 तुम्हारे होंगे जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें तुम्हारा जीके भी इंक्लूड होगा, जो हमने आज वाला टॉपिक पढ़ा है। अभी तक हमने 5 दिन में जो जो चीजें कवर करी है, देखो हमने इंग्लिश में और जनरल इंटेलिजेंस पे जितनी चीजें, तुम लोग जाके ये चीज देख सकते हो, ये पूरा कंप्लीट प्लान है मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो। हमने जितनी 5 चीजें कवर करी हैं, उसमें से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कल, टॉप 100 क्वेश्चन। एंड इसमें से मान लो तुमने अगर ये टॉप 100 वाला सेशन देखा ना, तो ऑलमोस्ट मानो तुम्हें जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन में से तुम्हें 7-8 तो देखने को मिलेंगे इसी सेशन से। इतने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जो बिल्कुल एकदम CBT वाले मोड में होंगे। एंड ये सेशन तुम लोगों का देखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो जिस 5 दिन की जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं वो नहीं देगी, पहले तो उन्हें कवर करना अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक वर्कशीट को कवर करना। एंड उसके बाद टॉप 100 क्वेश्चन वाला सेशन देखना। ये सेशन मैं हर उसके बाद लाऊंगी, जब हम फेज 2 कंप्लीट कर लेंगे तब लाऊंगी, जब हमारा फेज 3 के ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, डे 11 एंड डे 12, फिर लाऊंगी, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंटरव्यू के भी बीच बीच में सेशन लाऊंगी, जिसमें तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, क्योंकि मैंने देखा था मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मेरे 400 से 500 वाले हैं, जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे आंसर दिया था। एंड सिलेक्शन तुम लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ऑलमोस्ट चांसेस हैं आ जाएगा। बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अगर कोई ओवरवेट है, कोई प्रॉब्लम है, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, रनिंग वगैरह किया करो सुबह उठ के। एंड बस यही था सारी चीज़ें। एंड एक बच्चा पूछ रहा था कि स्टैटिक जीके वगैरह, तो हम यही स्टैटिक जीके का पार्ट होता है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, आपका जो डेट्स हैं जो ऑलरेडी सेशन अपलोडेड है, आपका डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो मेरे ऑलरेडी सेशन अपलोडेड है। तो जैसे जैसे हमारी चीज़ें कवर होती जा रही है, हम लोग करते जा रहे हैं। देखो आगे चल के हम नेशनल पार्क, टेम्पल, डांसेस एंड हमारा अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, सब कुछ कवर करेंगे, करेंसीज, कैपिटल, एंड हमारे ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस तुम लोग मेरे साथ पढ़ते रहो अच्छी तरह, जितना तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं टॉप 100 क्वेश्चन के साथ।